Welcome children. We are discussing the chapter photosynthesis in higher plants. This is chapter 13 of class 11th biology. We have already discussed part 1 of this chapter and today we will be discussing the part 2. In part 1, we have already discussed introduction to photosynthesis and some experiments related to photosynthesis. Now today in this session, we will be discussing understanding photosynthesis. So let us start our discussion. What is photosynthesis? As you know children, the understanding of photosynthesis was made by a microbiologist Cornelius Van Neel 1897 to 1985, who based on his studies of purple and green bacteria demonstrated that photosynthesis is essentially a light-dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate. What does it mean? यहाँ क्या दिया गया आपका? Photosynthesis is essentially a light-dependent reaction. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होना जरूरी है. दैट्स वाई द नेम इज फोटोसिंथेसिस. तो यहां पर सिंथेसिस हो रहा है. क्या सिंथेसिस हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हो रहा है, लेकिन उसके लिए लाइट की जरूरत है. सो ये जरूरी तौर पर एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है और आपका कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करने के लिए उसको हाइड्रोजन चाहिए. इस प्रोसेस में हाइड्रोजन चाहिए और ये हाइड्रोजन कौन देता है? एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो कि खुद रिड्यूस होता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है और वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करता है. ओके, सो ये जो ऑक्सीडेशन कैसे होता है? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा, फिर उसमें से आपका हाइड्रोजन रिलीज होगा, देन इट विल रिड्यूस. हाइड्रोजन जो रिलीज हुआ वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, तभी जाकर आपका कार्बोहाइड्रेट बनेगा. सो सिंस हियर ऑक्सीडाइजेशन इज टेकिंग प्लेस by the light, so it is essentially a light dependent reaction. But in all green plants, water is the hydrogen donor. So what is the oxidizable compound? The oxidizable compound is water, which is oxidized to O2, and the proton that is released from water due to its lysis or breakdown or oxidation, that is helping the carbon dioxide to get reduced and to form the carbohydrate. लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे आपका पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में वाटर इज नॉट द ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड. उसमें से जो हाइड्रोजन रिलीज होता है वो वाटर नहीं है, बल्कि वहां पर H2S इज द ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन डोनेट करता है. और उसमें क्या है? सल्फर है, तो वो क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन डोनेट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर रिडक्शन और सल्फेट रिलीज करेगा इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, so this is the exception, that is in purple and green sulfur bacteria. I think it is clear to you. photosynthesis में ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है. ऑक्सीडेशन के लिए लाइट की जरूरत है,
जो कि एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, मोस्टली वाटर, जो कि सारे ग्रीन प्लांट्स में होता है, ऑक्सीडाइज होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज करता है। और हाइड्रोजन यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। लेकिन ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में आपका क्या होता है, वाटर के बदले H2S होता है, जो कि लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन एंड सल्फेट में। हाइड्रोजन यूज होता है टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट बन जाता है और सल्फेट रिलीज हो जाता है। This is the common, that is reaction chemical equation that shows the photosynthesis. ऊपर वाला दिया गया है आपका वर्ड इक्वेशन, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, it synthesizes glucose and oxygen is released. So the raw materials are carbon dioxide and water, and sunlight is the source of energy, and chlorophyll pigment is the site where actually the photosynthesis takes place, and the outputs are the glucose and oxygen. And नीचे वाला दिया गया है आपका सिंबल इक्वेशन, जिसमें आपका स्पेसिफिकली कितना मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और कितना मॉलिक्यूल वाटर की जरूरत होती है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए, उसका बैलेंस्ड इक्वेशन दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6CO2 plus 6H2O in presence of light and chlorophyll synthesizes C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करता है। नाउ अभी हमको पता चल गया फोटोसिंथेसिस क्या है और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को पूरा इलाबोरेटली पढ़ने से पहले, डिस्कस करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। Where does photosynthesis takes place? हाँ, आप जानते हैं अच्छी तरह, आप लोग सेल में हम पढ़े हैं, प्लांट सेल में, कि क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेल। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स। इन प्लांट एनाटॉमी यू हैव स्टडीड दैट लीफ में जो पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं उसको कहा जाता है मेसोफिल सेल, जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। लीफ के अलावा बाकी जो जैसे यंग स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ओके, यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ along the wall of the mesophyll cells such that they get the optimum quantity of the incident light. ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे रहते हैं, जो आपका सेल का, मेसोफिल सेल का जो वॉल होता है, वॉल के जस्ट नीचे रहते हैं, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट उनको मिल पाए और फोटोसिंथेसिस एफिशिएंटली कर पाएंगे। Within the chloroplast there is membranous system consisting of grana, the stroma lamella and the matrix stroma. ये हम already cell chapter में पढ़ चुके हैं। Still then I will show you the diagram so that you can recollect whatever you have studied in your cell chapter. Now that membrane system, जो chloroplast का membrane system है, that is responsible for trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH. तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, तो उसका और एक हिस्सा होता है फोटोसिंथेसिस का जो कि लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बगैर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए लाइट इज वेरी एसेंशियल। तो ये जो मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसका एक खासियत होता है कि ये लाइट एनर्जी को भी ट्रैप कर सकता है और एटीपी और NADPH भी सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, तो NADP का फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ, निकोटिनामाइड एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ NADPH। और जैसे मैंने बताया आपको
कि क्लोरोप्लास्ट में दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट जिसके थ्रू लाइट आकर अंदर तक आ सकता है। और ये क्लोरोप्लास्ट का माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो परमिएबल होता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, ग्राना, stacks of coin like structures, flattened sac like structures which are called grana। और एक एक sac like flattened structure को कहा जाता है thylakoid। और दो ग्राना के बीच जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है स्ट्रोमा लामेला। आप देख सकते हैं ये स्ट्रोमा लामेला, ये एक ग्राना है, ये एक ग्राना है, ये एक ग्राना है, दो ग्राना के बीच स्ट्रोमा लामेला है। उसके अलावा इसका जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को कहा जाता है स्ट्रोमा। और जैसे मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस में एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है लाइट रिएक्शन, और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है जिसको कहा जाता है डार्क रिएक्शन। लेकिन ये डार्क रिएक्शन होने के लिए भी लाइट की जरूरत डायरेक्टली नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली होता है। कैसे? लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वही प्रोडक्ट ही आपका डार्क रिएक्शन का सोर्स होता है। डार्क रिएक्शन शुरू करता है कौन? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी तक बस आप इतना ही जान के रखिए कि डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, लाइट रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन लाइट, बट लाइट रिएक्शन पहले होना चाहिए और लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा that will be helpful for reducing the carbon dioxide which is independent of light। ठीक है, आगे हम जैसे ही चलेंगे तो हमको और अच्छे से क्लियर से हम पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स के अलावा इसमें और काफी सारे पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अभी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हम क्लोरोफिल का लोकेशन, पिगमेंट का लोकेशन कहाँ होता है और कितने तरह के क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो ये है आपके चार तरह के पिगमेंट्स जो कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए कैसे पता चलता है? ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन क्रोमेटोग्राफ में दिखाई देता है ये पिगमेंट का कलर। और इट इज द मेजर पिगमेंट, एक्ट एज रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर क्या है आप आगे जाके समझोगे। इन्वॉल्व्ड इन ट्रैपिंग एंड कन्वर्टिंग लाइट इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये क्लोरोफिल ए इज द मेजर पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस जो कि लाइट को ट्रैप करता है, और लाइट इज द रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ पिगमेंट इज क्लोरोफिल बी which is yellow green in color, and these chlorophyll B act as the antenna molecule जो कि आपका जैसे रिएक्शन सेंटर नहीं बनाता, ये क्लोरोफिल ए के चारों तरफ रहता है और क्लोरोफिल ए को हेल्प करता है टू ट्रैप द रेडिएंट एनर्जी। सिमिलरली xanthophyll आर आल्सो द accessory pigments which is yellow in color. Carotenoids are yellow to yellow orange in color. So the chlorophyll B, xanthophyll and carotenoid are the accessory pigments which help the chlorophyll A, that is the center of reaction center, which makes the reaction center to trap the energy and convert it into chemical energy. In blue and red region of spectrum shows the higher rate of photosynthesis. So children, you have to remember this one. सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन सा लाइट में होता है? ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। आपको स्पेक्ट्रम क्या है हम अभी बताएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो मुझे
आशा है कि आपको ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स और फोटोसिंथेसिस का लोकेशन साइट के बारे में आपको पता चल चुका होगा। अभी चलिए हम देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जैसे पिगमेंट जो है, ये पिगमेंट लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और लाइट को ट्रांसमिट भी करते हैं। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट यू शुड नो कि हमने जो 4 तरह का पिगमेंट पढ़ा उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स। और यही पिगमेंट 3 काम कर सकते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं और एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, और प्लांट का कलर ग्रीन क्यों है? क्योंकि द प्लांट में जो पिगमेंट्स होते हैं, these pigments can absorb all colors but reflect green color. That's why they are green in color. Okay, so the photosynthetic pigments absorb light and light is the source of energy for photosynthesis. So now how these pigments are involved in the process of photosynthesis? By reflecting light, by transmitting light and by absorbing light. So here we will come across 2 key terms, that is absorption spectrum and photosynthetic pigments and action spectrum. So more often children, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, या अलग से पूछा जाता है व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम, या फिर ये दोनों के बीच डिफरेंस पूछा जाता है, या फिर आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और ये ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है ये पूछा जा सकता है. So children, you go through this graph and try to understand this. So I am just going to explain it. अच्छा, ग्राफ को एक्सप्लेन करने से पहले हमको एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा. जैसे मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. बच्चों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा लाइट यूजफुल होता है? ऑल द लाइट्स इन द विजिबल रेंज. विजिबल लाइट का जो रेंज में रहता है, दैट इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में जिस लाइट का वेवलेंथ रहता है, जिस कलर का वेवलेंथ रहता है, वो सारे लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है एक्सेप्ट ग्रीन लाइट, बिकॉज ग्रीन कलर इज रिफ्लेक्टेड, इट इज नॉट अब्सॉर्ब्ड. ठीक है, तो अभी ये फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक कंसेप्ट है और ये फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट क्या काम करते हैं वो हम अभी देखेंगे. ये देखिए, ये जो यहाँ आप देख रहे हैं स्केल, दैट स्केल शोज द डिफरेंट कलर्स ऑफ ए विजिबल रेंज. विजिबल लाइट का रेंज होता है, ये शुरू होता है जैसे VIBGYOR. सो VIBGYOR 7 colors are there. So it starts with violet and ends with red. So here you can see 7 colors are there. And the violet is having 434 nanometer and red color, that is 657 nanometer. Okay, so approximately it is taken as round figure, that is 400 nanometer to 700 nanometer is the visible range, and all the light or all the colors which are between these two wavelength are suitable for photosynthesis except the green light. Okay, so now how the pigment works? You know that children, the pigments are composed of the atoms, and how these atoms are working. So here you see this is one atom, and you know that at the center of the atom the nucleus is there. The nucleus composed of neutron and electron. So here the electron plays the important role, and the electrons are traveling in a orbit, and a number of orbits are present around the nucleus. So यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑर्बिट ऐसे हैं और ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं.
और दूसरी बात है, आप जैसे केमिस्ट्री में पढ़े हो कि इलेक्ट्रॉन जैसे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, जैसे बाहर की तरफ अगर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट से अगर फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा तो ये एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। सो ऐसे ऑब्जर्व करते करते ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक पहुंच सकता है। और एक बात है, मान लो आपका ये इलेक्ट्रॉन जो कि फिफ्थ ऑर्बिट में है, इसको फोर्थ ऑर्बिट में आना है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट हाउ द एटम्स ऑफ द पिगमेंट वर्क्स। जो क्लोरोफिल ए, बी, जैंथोफिल, जो सबका काम हमने बताया जो फोटोसिंथेसिस में, वो किस तरह काम करते हैं। उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होने से ये प्रोसेस शुरू होता है। तो ये एटम में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे लोअर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जाता है, इलेक्ट्रॉन जब लोअर और इनर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और जैसे जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जाता है तो ये एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। अभी एक चीज बच्चों आप याद रखो कि ऐसे एटम में, जैसे ये पिगमेंट का एक एटम मान लो, तो दिस एटम कैन ऑब्जर्व डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। ओके, सो दिस ऑब्जर्वेशन, जैसे यहां पर देखो, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इट कैन ऑब्जर्व वायलेट लाइट, and the electron present here can observe red light. The electron present here, that is fourth orbit में जो है, that can observe blue green light. So depending upon the position of the electron, they can observe the light because the photons matches the energy difference between the energy levels in the atom. Atom में जो energy levels होते हैं उसका जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसके साथ मैच करता है, इसीलिए ये आपका स्पेसिफिक रेंज का जो वेवलेंथ का लाइट को ये ऑब्जर्व कर सकता है। और ऑब्जर्व करके क्या करता है, ये धीरे धीरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक जाता है। एंड यू नो दैट व्हाइट लाइट व्हिच appears white is composed of different colors, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो सन रे हमको कलरफुल दिखता नहीं है, लेकिन उसमें सारे कलर्स होते हैं, और ये सारे कलर को ये इलेक्ट्रॉन, जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करके कहां तक जाते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक चले जाते हैं। जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अभी अनस्टेबल है, आइदर दे हैव टू बी रिलीज्ड, यहां से रिलीज हो जाएंगे, या फिर उनको किसी के साथ बॉन्ड करना जरूरी है। तो अगर बॉन्ड करने के लिए दूसरा एटम नहीं है तो डेफिनेटली दे विल बी रिलीज्ड, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम। तो एटम गेट्स एक्साइटेड एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिलीज। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। यहां पर जानना जरूरी है कि मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बाहर की आउटर मोस्ट ऑर्बिट को जाता है तो एनर्जी ऑब्जर्व करता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इनर मोस्ट ऑर्बिट में जाता है, फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज है कि डिफरेंट लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ऑब्जॉर्प्शन, amount of absorption or the wavelength of light of different wavelength are absorbed depending upon the level of the electron। जैसे मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में जो है इट कैन ऑब्जर्व वायलेट light, then which is located on the third orbit can observe red light. So in this way, and ultimately when it reaches the outermost orbit the electron becomes unstable. So if any other atom is there in excited state then it will form the bond, otherwise electron will be released. So this is the basic concept you have to know, and this is how the pigment plays important role in releasing the electrons by getting excited with the help of radiant energy or light energy. Now just before this I was talking about the absorption spectrum and action spectrum.
As I have told you that there are four major pigments are there, but here I have mentioned the most important three pigments, that is chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoid, and their absorption rate. Now here in this graph, children, you can see that the chlorophyll A is the major pigment, and you can see that the chlorophyll A absorbs blue violet light. You can see here chlorophyll A, here the peak shows the maximum absorption. So the maximum absorption by chlorophyll A takes place at blue violet color. सबसे ज्यादा कौन सा कलर को ऑब्जर्व करता है? ब्लू वायलेट कलर. और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा? नेक्स्ट रेड लाइट को वो ऑब्जर्व करता है. बाकी बीच में आप देख सकते हैं यहां पर फ्लैट है, इसका जो कर्व है वो फ्लैट है. दैट मीन्स ये बाकी लाइट को कम ऑब्जर्व करता है. और आप ग्रीन लाइट पर देख सकते हैं ये पूरा एक्स एक्सिस के साथ लग गया है. इसका मतलब है ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. तो समझ में आ गया क्लोरोफिल ए कौन सा लाइट को ऑब्जर्व करता है, कौन सा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? ये ब्लू वायलेट को ऑब्जर्व करता है, मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन ब्लू वायलेट को करता है, और उसके बाद रेड और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. अभी देखते हैं क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल बी ऑब्जर्व्स ब्लू लाइट. आप देख सकते हैं यहाँ ये था, इससे पहले क्लोरोफिल ए क्या था? ब्लू वायलेट. लेकिन क्लोरोफिल बी का जो ये ग्रीन कलर का पीक है उसका ऑब्जर्प्शन कौन सा कलर में ज्यादा होता है? ब्लू कलर को ज्यादा ऑब्जर्व करता है. और नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर, थोड़ा सा ऑरेंज कलर को भी ये ऑब्जर्व करता है. ठीक है. और रिफ्लेक्ट किसको करता है? आप देख सकते हैं कहां पर फ्लैट हुआ है? आपका ए का कर्व यहां पर फ्लैट हुआ है, लेकिन बी का कर्व थोड़ा उसके आगे जाकर फ्लैट हुआ है, यानी ये येलो और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है. Similarly, the third most important pigment is carotenoid, and it is the broaden the spectrum of color that can drive photosynthesis. यहाँ देख सकते हैं ये पिगमेंट एक है जो कि बहुत सारे कलर को ऑब्जर्व कर सकता है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा वायलेट से शुरू करके आपका दैट इज ब्लू ग्रीन तक ऑब्जर्व कर सकता है, और ग्रीन को और बाकी सारे लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है. ठीक है. एंड इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, फोटो प्रोटेक्शन. फोटो प्रोटेक्शन दैट मीन्स इफ अगर ये कैरोटीनॉइड नहीं होता तो आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी डैमेज हो जाते, तो ये प्रोटेक्शन देता है क्योंकि ये जो मैक्सिमम कलर को ऑब्जर्व कर लेता है. उसके बाद आप नेक्स्ट ग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहे हैं. ऊपर जो था दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मींस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स. ओके. एंड एक्शन स्पेक्ट्रम shows the rate of photosynthesis which is measured by oxygen release. अभी हम आपको उसका दोनों का डिफरेंस अच्छी तरह समझा देंगे. ये जो ग्राफ है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये ग्राफ अक्सर पूछा जाता है, या फिर ये डेफिनेशन पूछा जाता है, या फिर ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ये दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है. तो ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? लाइट ऑब्जर्प्शन ऑफ डिफरेंट प्लांट पिगमेंट्स एंड डिफरेंट वेवलेंथ. जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पिगमेंट का डिफरेंट वेवलेंथ में ऑब्जर्प्शन होता है एंड दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम. व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ. डिफरेंट वेवलेंथ में जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है उसको कहा जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम. जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट वेवलेंथ, इसी को ही आप मान लीजिए यहाँ 400 से शुरू हुआ, यहाँ 700 में खत्म हुआ. तो रेट ऑफ जो ये डिफरेंट कलर यहाँ है मान लो, तो इसका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस तरह जा रहा है ये कर्व से आपको पता चल सकता है. ब्लू कलर में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है, ग्रीन में एकदम ना के बराबर होता है, फिर रेड में ज्यादा होता है.
तो मैं पहले से बता चुकी हूँ ब्लू एंड रेड कलर में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है. सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई इन ब्लू, देन नेक्स्ट इज रेड. So, but how can you measure the rate of photosynthesis? It is measured by the release of oxygen. तो हम यहाँ x एक्सिस में ले रहे हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट और y एक्सिस में ले रहे हैं रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये रहा आपका ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम. तो ये था बेसिक चीजें जो कि आपको आगे जाकर जरूरत है समझने की कि इलेक्ट्रॉन किस तरह रिलीज होता है, फिर एटॉम कैसे एक्साइटेड होता है, पिगमेंट किस तरह एक्साइटेड होता है. तो ये था बेसिक चीज, मैंने आपको बता दिया. अभी नेक्स्ट सेशन में हम लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो फोटोसिंथेसिस का जैसे मैंने बताया कि इट हैज टू सेट्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज द लाइट रिएक्शन जिसमें कि लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल एंड NADPH मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. NADPH का फुल फॉर्म फिर से बता देती हूँ, निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन and ATP adenosine triphosphate are formed in the thylakoid membrane. thylakoid क्या है मैं बता चुकी हूँ. thylakoid जो coil like structures होते हैं, आपका जो stacks बनाते हैं उसको कहा जाता है thylakoid. thylakoid का stacks को कहा जाता है grana. इसका दूसरा सेट्स ऑफ रिएक्शन होता है द डार्क रिएक्शन जो कि लाइट इंडिपेंडेंट है लेकिन लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. और ये डार्क रिएक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो होता है कैल्विन साइकिल, जिसमें कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर सुगर बनाते हैं. और लाइट रिएक्शन ग्राना में होता है या थाइलाकोइड में होता है और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है. तो आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही. हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से समझ के पढ़ेंगे और आशा करती हूँ कि आपको इस सेशन में मैंने जो समझाया कंसेप्ट वो क्लियर हो गया आपका. तो आप दूसरे सेशन के लिए तैयार रहिए. दूसरे सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट रिएक्शन, जिसका की इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर दे दिया है और उसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका जो बेसिक चीजें हमको जानना जरूरी था वो हमने आज बता दिया. तो बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप तैयार रहेंगे लाइट रिएक्शन समझने के लिए. तब तक के लिए धन्यवाद.